नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में गरीबी पढ़ी, गरीबी के कारणों को समझने का प्रयास किया। गरीबी एक दुष्चक्र है यह भी जाना। उसके बाद गरीबी रेखा क्या होती है, गरीबी का आकलन किस प्रकार किया जाता है, इसमें हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय विधियों को देखा, जिसमें हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखा, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट देखा। तो हम लोगों ने ये दोनों देख लिया। आज के इस क्लास में मैं आपको गरीबी आकलन से संबंधित जो राष्ट्रीय विधि है, जो नेशनल मेथड्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है आपके। और उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचेगा वो बचेगा हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसी। इसको पढ़ लेंगे और चीजें फिर आसानी से समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कि भाई गरीबी के आकलन के लिए जो भारत में समितियां आई, उसमें एक समिति है जिसका नाम है अलग कमेटी। अलग कमेटी 1979 की कमेटी है। और इसने क्या बताया था, इसने बताया कि जो एडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, उनका कैलोरी इंटेक अगर 2100 कैलोरी है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी है ग्रामीण क्षेत्र में। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अगर यहां पर मान लो ग्रामीण है, यहां पर मान लो शहरी है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी, इतना या फिर इससे ज्यादा, ऊपर का मतलब ज्यादा, इतना या फिर इससे ज्यादा अगर कोई भी एडल्ट इतना या फिर इससे ज्यादा उसका अगर इंटेक है, मतलब उसका यह उपभोग करता है, इतना वो लेता है, तो वह गरीब नहीं है। अलग समिति कहता है कि इससे, इन दोनों से या फिर इससे ज्यादा अगर कोई भी एडल्ट, कोई भी वयस्क पुरुष अगर इतना इंटेक करता है और इससे ज्यादा इंटेक करता है, इससे ज्यादा का उपभोग करता है, तो वह गरीब नहीं है। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर पाता है, मतलब इससे कम वाले, इससे कम, इस पॉइंट से कम, मतलब 2399 वाले और इधर एक 2099 वाले, ये क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन में, ये आ जाएंगे पुअर की कैटेगरी में। तो 2100 या फिर 2100 से ज्यादा शहरी क्षेत्रों में, 2400 या फिर 2400 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी भी वयस्क का इंटेक है, तो वो क्या है, वह गरीब नहीं है। ये इंटेक कैसा होना चाहिए भैया, ये इंटेक डेली का होना चाहिए, डेली इंटेक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अलग कमेटी जो 1979 में आई थी। इसके बाद आया लकड़े वाला समिति 1993 में, सबसे पहले अलग, फिर लकड़े वाला 1993 में। लकड़े वाला समिति ने कहा, उसने भी कैलोरी इंटेक की बात की, साथ में कपड़े की बात की, साथ में आवास की बात की। तो उसी प्रकार का लकड़े वाला कमेटी भी है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये चूंकि पहली कमेटी थी तो यह काफी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद उसी कैलोरी इंटेक में उन्होंने क्लोथिंग की बात भी कह दी, आवास की बात भी कह दी, तो वो लकड़े वाला समिति हो गया 1993 का। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 से 9 है। ठीक है, 2005-9 मतलब 2005-9 में आई थी वो। ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा सेटअप की गई थी और इन्होंने डिफाइन किया कि अगर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मतलब किसी एक व्यक्ति का, प्रति व्यक्ति अगर मासिक खर्च, एक व्यक्ति का अगर एक महीने का खर्च ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए है और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए। इन्होंने कहा, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने, कि अगर
ये ग्रामीण क्षेत्र है और ये मान लीजिए अर्बन क्षेत्र है। कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए क्या है, ये अगर प्रति व्यक्ति यानी मेरी आपकी अलग अलग, प्रति व्यक्ति अगर मासिक खर्च है, एक महीने का खर्च है इतना या फिर इससे ज्यादा, इतना या फिर इससे ज्यादा, तो वो गरीब नहीं है, तब वो गरीब नहीं है, नॉन पुअर है। लेकिन अगर इतना भी नहीं है, मतलब 815 रुपए है या फिर 999 है, तो वो गरीब की श्रेणी में आ जाएगा। मतलब अगर इससे नीचे जैसे भी हुआ तो वो गरीब की श्रेणी में आ जाएगा। ये कहा है सुरेश तेंदुलकर समिति ने। इन्होंने अमाउंट बताया, अलग समिति ने कैलोरी इनटेक बताया था कि भाई ग्रामीण क्षेत्र को चाहिए 2400 कैलोरी डेली और शहरी क्षेत्र को चाहिए 2100 कैलोरी डेली। ये अलग समिति ने बताया था। इन्होंने वो नहीं बताया, इन्होंने बताया कि भाई कितना खर्च उस व्यक्ति का होना चाहिए एक महीने में, उसी के हिसाब से क्या निकलेगा, उसी के हिसाब से निकलेगा कि भाई वो गरीब है या गरीब नहीं है। क्लियर है? चलिए चले आगे नेक्स्ट सेशन पर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के। इसके बाद आता है कि भाई इसके बाद हालांकि सी रंगराजन समिति भी आता है, ठीक है। तो सी रंगराजन समिति पर तो थोड़ा सा देर में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि तेंदुलकर समिति के हिसाब से कितना परसेंट इंडियन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो तेंदुलकर समिति कहता है कि ऑल इंडिया 21.9%, अगर पूरे इंडिया में बात करें, पूरे अगर इंडिया में बात करें, ऑल इंडिया अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर कमिटी 21.9% लोग क्या हैं, पॉवर्टी रेखा से नीचे हैं ऑल इंडिया लेवल पर। और उसी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 25.7% ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और 13.7% अर्बन एरिया के लोग हैं। तो इसी में 25.7% ग्रामीण लोग हैं और 13.7% शहरी लोग हैं। और ऑल इंडिया में गरीबी की संख्या इतनी प्रतिशत है। ये ग्रामीण प्रतिशत जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये शहरी प्रतिशत जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये आंकड़ा कब का है भैया? 2011-12 का, 2011-12 का। तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर समिति में ये बात है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें कह रहा है कि नीति आयोग और मोदी सरकार, दोनों सरकार भी और नीति आयोग भी इसी फिगर को, इसी आंकड़े का इस्तेमाल करती है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए। अगर आप देखेंगे तो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जिसका जो पॉवर्टी रेट है वो ऑल इंडिया पॉवर्टी रेट से भी ज्यादा है, वैसे कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, दादरा नगर हवेली और छत्तीसगढ़। इसमें सबसे ज्यादा कौन हुआ? इनमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, और इनमें सबसे कम कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन सभी क्या है? सभी 21.9% जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा है सभी के सभी। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा है वो छत्तीसगढ़ है, मोस्ट पुअर। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक अलग समिति पर आते हैं। उस समिति का नाम है सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति।
ये भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही बनाया गया। इसमें 5 लोगों के परिवार के मंथली खर्चे की बात की गई है। इसमें क्या था, प्रति व्यक्ति मंथली खर्च, सुरेश तेंदुलकर में प्रति व्यक्ति मंथली खर्च। इसमें था डेली किसी भी वयस्क का जो इनटेक है, कैलोरी इनटेक। इसमें प्रति महीना एक परिवार जिसमें 5 सदस्य हैं उसका मंथली खर्च अगर ग्रामीण क्षेत्र में 4860 है और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 4860 है और शहरी क्षेत्र में 7035 है, 7035 है। ये क्या है, फैमिली ऑफ 5, 5 लोगों का परिवार, उसका क्या है, ये मंथली खर्च है, इतना रुपीस और इतना रुपीस, यानी इतना और इससे ज्यादा जो करेंगे वो गरीब नहीं है, इससे कम करेंगे वो गरीब हैं। ठीक है, अगर आप सोचिए तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए 5 लोगों का है, 1 लोगों का निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। मान लो 10 रुपए है, 5 लोगों ने मिलकर 10 रुपए कमाए, तो 1 लोगों ने कितना कमाए, 10/5 मतलब 2 रुपए। तो वही किया मैंने, कुल 4860 है, 5 लोगों का, 1 का निकालना है, तो मैंने कर दिया डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब मान लेते हैं ये 1 आदमी का निकल गया पूरे महीने का। अगर आप 1 दिन का निकालना चाहते हैं तो जो ये वैल्यू आता है, मान लीजिए इसमें आपका कुछ भी वैल्यू आया, फॉर एन एग्जाम्पल कितना आएगा इसमें, शायद इतना आएगा, हाँ 972 आएगा। अब 972 को क्या करिए, 30 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 1 आदमी का महीने का खर्च, 1 आदमी का महीना का, जो कि कहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में। ये अर्बन वाला है, ये ग्रामीण क्षेत्र का है, 1 आदमी का महीने का खर्च। अब इसको अगर आप 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 32 रुपए पर डे का आएगा। ग्रामीण क्षेत्र का कितना आएगा, 32 रुपए। जोड़िए ना, 30 3 का 90 और 7 बचा, 30 दूनी का 60, लगभग 32 पॉइंट समथिंग, 32.4 के राउंड। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि 32 रुपए अगर कोई व्यक्ति 1 दिन में स्पेंड कर लेता है तो वो गरीब नहीं है, या फिर उससे ज्यादा कर लेता है। तो ये है गरीबी की परिभाषा, सी रंगराजन समिति के हिसाब से 2012-14 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा सेटअप की गई थी। ठीक है, चलिए अब जो है, पहले हम लोग अगला एक मेथड देख लेते हैं, शायद आपने उन लोगों ने उनका इसका नाम सुना होगा। ये देखने के बाद फिर हम लोग असमानता पे चलेंगे। ठीक है, क्या है कि भाई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या था और उसके माध्यम से क्या किया गया। तो देखिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के माध्यम से गरीबी का ज्यादा पता लगाने की कोशिश नहीं की गई। इसके माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की गई कि किसको स्कीम का, मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और किसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में भाई गरीबी पता लगाना चाहते हैं आप, एक में इसमें पता लगाना चाहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कि किसमें आपको गरीबी, किसमें आपको स्कीम का लाभ मिलेगा, किन व्यक्तियों को, या फिर कौन लाभार्थी हैं स्कीम के और कौन जो है उनको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया। अब देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें कैसे किसी को आप जज करेंगे कि भाई कौन आएगा इसके अंदर और कौन इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपके पास क्या है, कुछ इंडिकेटर्स हैं। उस इंडिकेटर के आधार पर ही आप समझेंगे कि भाई ये जो है ये आएंगे स्कीम का जो है लाभार्थी होंगे और ये सरकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं होंगे। जैसे अगर किसी ने आपको बोला कि आप मुझे जज करिए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आपके पास क्या होंगे, कुछ इंडिकेटर होंगे कि भाई ये कैसे आते हैं, कितने बजे आते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चों का डाउट लेते हैं, एक इंडिकेटर होगा।
और इंडिकेटर के बगल में आप टिक लगाएंगे कि भैया हाँ, ये करते हैं, ये करते हैं, और इस प्रकार मेरे को आप जज करेंगे। तो उसी प्रकार यहां पर भी इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर को आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए, वैसे लोग जो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे, मतलब उनको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे लोग जो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, जिनको स्कीम का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और क्या है बात बाकी, 7 डिप्रीवेशन इंडिकेटर्स है, 7 अभाव के संकेतक हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, इन सातों के माध्यम से, कि इसमें जो ज्यादा अभाव से ग्रसित है, मान लो 7 में कोई 6 अभाव से ग्रसित है और कोई 7 के सातों से ग्रसित है, तो जो ज्यादा अभाव से ग्रसित है उसको स्कीम का लाभ पहले मिलेगा, और जो थोड़ा कम अभाव से ग्रसित है उसको उसी प्रायोरिटी के हिसाब से स्कीम का लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो मान लो 7 के सातों में से कोई ग्रसित है और कोई 7 के 2 से ग्रसित है, 2 अभाव से, और कोई 7 के सातों अभाव से ग्रसित है, तो 7 के सातों अभाव से जो ग्रसित है उसको प्रायोरिटी, उसको प्राथमिकता, प्राथमिकता दी जाएगी, और जो थोड़ा कम अभाव से ग्रसित है उसको थोड़ी प्राथमिकता लेट से दी जाएगी, मतलब उसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम होगी। अब है कि स्कीम में ऑटोमेटिकली कौन शामिल हो जाएगा और कौन शामिल नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो देखिए, जिसके पास मोटोराइज्ड व्हीकल है, गाड़ी है, फिशिंग बोट है, नाव है, किसान क्रेडिट कार्ड है लेकिन जिसका लिमिट क्या है, 50,000 से ऊपर है, सरकारी इंप्लॉय है, ऑनर ऑफ नॉन एग्रो इंटरप्राइजेस, कोई गैर कृषि इंटरप्राइजेस का मालिक है, 10 के पर मंथ से ज्यादा अर्न करता है, इनकम टैक्स पे करता है या प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, 3 से ज्यादा रूम है उसका जिसमें पक्की दीवार और छत है, और उसके पास अपना एक लैंडलाइन है, लैंडलाइन फोन है, या फिर क्या है, लैंडलाइन फोन के अलावा लैंडलाइन फोन है, या फिर लैंडलाइन फोन है, या फिर क्या है, रेफ्रिजरेटर है। इसके अलावा एकड़ ऑफ लैंड है, कुछ एकड़ ऑफ लैंड है उसके पास, जो उतना याद नहीं रखना है कितना एकड़ है, मतलब कुछ अच्छा लैंड भी है उसके पास। तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आउट ऑफ 18 करोड़ लगभग 7 करोड़ जनता जो है, 7 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड है, ग्रामीण जनता जो है, ग्रामीण परिवार है कहूं मैं तो 7 करोड़ ग्रामीण परिवार इसमें एक्सक्लूड हो गया। 7 करोड़ ग्रामीण परिवार इसमें एक्सक्लूड हो गया, रूरल हाउस होल्ड हियर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए, लगभग 39% जो रूरल हाउस होल्ड है वो इसमें एक्सक्लूड हो गए। अब है कि कौन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, ये भी देखना है। इसमें कौन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, ये देखिए। तो देखिए, जो लोग के पास घर है, हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, मतलब जिनके पास घर नहीं है, वैसे परिवार जिनके पास घर ही नहीं है, तो जिनके पास घर नहीं है वो एक्सक्लूड हो गए। साथ ही साथ जो भिक्षु हैं, जो भीख मांगते हैं, साथ ही साथ जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जो हाथ से ही मैनुअली क्या करते हैं, गंदा निकालते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आदिम जनजातीय समूह हैं, चाहे फिर जो बंधुआ मजदूर हैं, ये सब क्या होंगे, ऑटोमेटिकली स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। एक था जो ऑटोमेटिकली साइड, एक था जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये लोग ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। इस कैटेगरी में लगभग 16 लाख हाउस होल्ड है, रूरल हाउस होल्ड, जो कितना प्रतिशत है, लगभग 0.9%। तीसरा देखिए, अब ये था कि भाई इस वाले में बात थी कि इसमें वो लोग आएंगे जो ज्यादा अभाव से ग्रसित है, वो पहले आएंगे, जो थोड़े कम अभाव से ग्रसित है वो थोड़ा लेट से आएंगे, यही बात है। चलिए, एक मिनट।
चलिए, तो 7 डेप्रिवेशन है, इंडिकेटर से अभाव के साथ संकेतक है। इसमें क्या है, लैंडलॉर्ड हाउस होल्ड अर्निंग फ्रॉम मैनुअल लेबर्स, तो वैसे हाउस होल्ड जिनके पास लैंड जमीन नहीं है और वो लेबर के रूप में मैनुअली काम कर रहे हैं, इस ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसका सवाल आप हाँ देंगे और ना में देंगे। 1 रूम हाउस विथ कच्चा वाल, एक रूम का घर है और उसमें कच्चा वॉल है, और कच्चा वॉल अगर है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ ना में आप उत्तर देंगे। नो एडल्ट मेंबर इन हाउस होल्ड, कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है 1859 साल वाला आपके घर में। नो लिटरेट एडल्ट इन हाउस होल्ड, कोई शिक्षित नहीं है आपके घर में। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेन मेंबर, तो फीमेल के द्वारा वो घर को हेड किया जा रहा है, फीमेल उसकी प्रमुख है और उसमें कोई भी मेल मेंबर नहीं है। हाउस होल्ड विथ ओनली पीएच मेंबर, वैसे परिवार जिसके जो पीएच जो जिसमें जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, दिव्यांग हैं। और SC ST हाउस होल्ड, SC ST हाउस होल्ड, ये क्या, ये सब सवाल हैं, ये सातों डेप्रिवेशन क्या है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या ऐसा है कि आपके परिवार के सभी व्यक्ति दिव्यांग हैं, क्या ऐसा है कि आपके परिवार में जो घर है वो एक रूम का है और वो कच्चा वॉल वाला है, क्या आपके परिवार में कोई, क्या आपका परिवार SC ST है, क्या आपके परिवार में क्या आपके पास जमीन नहीं है और वो मैनुअली काम करते हैं, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है मामला? ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात, एक जो चीज है जो आपके बताने लायक है मेरे पास, वो क्या है, वो देखिए। क्या है आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें क्या है कि देखिए, ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, ठंडा, सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस वाली जो चीज थी, इससे मैंने आपको बताई कि इससे सरकारी योजना का लाभ किसको किसको मिलेगा ये पता चलता है। इसमें ये पता नहीं चलता, इसमें ये पता नहीं लगाया जाता कि भाई गरीब कौन कितना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो देखिए, पॉपुलेशन सेंसस जो होता है उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की गुप्त जानकारियों को क्या किया जाता है, गुप्त जानकारियों को नहीं जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन इसमें जो व्यक्ति का जो जानकारी होगा उसको ये दिखाएगा, ऑनलाइन दिखाएगा कि भाई मैंने आपको स्कीम का फायदा क्यों दिया और उनको क्यों नहीं मिला, ये आप ऑनलाइन देख सकेंगे। आपको स्कीम का फायदा तभी मिला होगा जब आप इसमें लाइक किए होंगे, इस किसी कैटेगरी में, चाहे तो इसमें या फिर इसमें, या फिर मान लेते हैं कि आप दो दो लोग हैं और दोनों इस कैटेगरी में आते हैं, तो मेरे को क्यों मिल गया आपको क्यों नहीं मिला, इसके लिए भी आपसे सवाल पूछे, आपको जो है मतलब इच्छा हो सकती है जानने की, और आपकी इच्छा होगी कि मैं सवाल पूछूं, तो आप क्या करिएगा, ऑनलाइन गए चेक कर लिए तो आपको पता चलेगा कि भाई सामने वाला 5 डेप्रिवेशन का शिकार है, मैं तो 2 ही का शिकार हूं, तो उसको मिला मेरे को नहीं मिला। तो ये कब हो पाएगा, जब चीजें छिपी रहेंगी तब, या जब चीजें सामने आएंगी तब। ऑब्वियसली जब चीजें सामने आएंगी, तो इसमें जो चीजें हैं वो ऑनलाइन आपको दिखेंगी। ग्राम सभा के द्वारा भी ऑनलाइन जो है वो चीजों का पब्लिश किया जाएगा कि भाई इनको ये लाभ मिला है, इसके पीछे का कारण ये है। अब क्या है, इसमें कोई झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। मान लीजिए हमने बोल दिया कि भाई मेरे पास मैं पूरा अभाव से ग्रसित हूं और पता चला मैं BMW घुमा रहा हूं, तो जब तक ये लोगों के सामने नहीं था तब तक तो मैं बोल सकता था, लेकिन अब तो लोगों के सामने आ जाएगा ग्राम सभा के माध्यम से, तब तो फिर मैं छिपा नहीं सकूंगा। तो ये सब इसमें कंडीशन है, ये सब इसमें चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा कि भाई गरीबी क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा असमानता को देख लेते हैं कि असमानता क्या है, और असमानता से संबंधित कुछ इंडेक्स को भी देख लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, इससे पहले हम लोग बेरोजगारी देख लेते हैं, बेरोजगारी के बाद आराम से असमानता को पढ़ लेंगे। आज अगर नहीं भी पढ़ पाए तो कल पढ़ लेंगे, पहले बेरोजगारी देख लेते हैं, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी अगर साथ में पढ़ा जाए तो वो सही रहता है।
तो बेरोजगारी पहले देख लिया जाए भाई, क्या दिक्कत है। चलिए, अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बेरोजगारी क्या है, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि देखिए बेरोजगारी होती है दो प्रकार की। एक होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी और एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। एक होती है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब चूंकि बेरोजगारी का आपको डेफिनेशन देना है, तो दोनों में से कौन सा डेफिनेशन आप दे सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेरोजगारी जब कोई आपसे पूछे तो आप कहिएगा ये दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार इसमें है स्वैच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप यहां पर एक सवाल पूछ सकते हैं कि भाई वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति, इसमें कौन व्यक्ति शामिल होता है, जब कोई व्यक्ति खुद से इसमें नौकरी करना नहीं चाहता, डजंट वांट टू वर्क एट ऑल, खुद इसमें जॉब करना नहीं चाहता, और साथ ही साथ खुद जॉब नहीं करना चाहता, जॉब नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता, या फिर उसको जो पैसा मिल रहा है, वो जो पैसा उसको मिलता है, जो वेजेज मिलता है, वो उसके हिसाब से, जो उसकी योग्यता है उसके हिसाब से कम है, जिसके कारण उसने जॉब छोड़ दी और वो बेरोजगार है। तो वेजेज उसका क्या है, नॉट अप टू द मार्क है, अप टू द मार्क नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है, उसको प्रोत्साहित मजदूरी नहीं प्राप्त करता है, वह उचित मजदूरी, उचित वेजेज उसका नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मुझे कोई 5,000 देगा, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा जॉब छोड़कर कुछ दूसरा कुछ करता हूं। तो मैं क्या हूं, मैं स्वेच्छा से जॉब छोड़ रहा हूं। एक तो कंडीशन ये है, या फिर मैं काम ही नहीं करना चाहता, दूसरा कंडीशन है कि मैं काम ही नहीं करना चाहता। तो दो कंडीशन है, एक मैं स्वेच्छा से जॉब छोड़ रहा हूं और एक है कि मैं, दूसरा कंडीशन है कि मैं काम ही नहीं करना चाहता। तो दोनों कंडीशन वाले को आप क्या कहेंगे, स्वैच्छिक बेरोजगारी, इच्छा से बेरोजगार है। दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि हम प्रचलित मजदूरी दर पर क्या करें, जो प्रिवेलिंग वेजेस है, जो मार्केट में चल रहा है, उस पे मैं काम करूं। जैसे मैं चाहता हूं कि भाई मैं इंजीनियर हूं, भले मैं 5,000 रुपए पे काम कर लूं, लेकिन फिर भी मुझे रोजगार नहीं मिल पा रहा। किस कारण से नहीं मिल पा रहा, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, मुझे नहीं पता कि किस कारण से मुझे नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं जॉब करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे वो मार्केट रेट मिल जाए, वो वेजेज मिले जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उसको कहेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। अगर आपसे सवाल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछे कि भाई बेरोजगारी क्या है, तो आप अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में लिख दीजिएगा। अगर आपका मन करे तो आप नीचे में स्वैच्छिक बेरोजगारी भी लिख सकते हैं। आप इसमें लिखेंगे कि बेरोजगारी में क्या है, बेसिकली कि आप प्रचलित मजदूरी दर पर, जो प्रिवेलिंग वेजेस रेट है, उस पर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों, इसका कारण आपको नहीं पता और यह आपके नियंत्रण से बाहर है। आपको क्या पता कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्लियर है। समझ गए, तो इसको आप कहेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। अब हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी के कुछ कुछ टाइप को देखते हैं। ठीक, क्या है भाई टाइप, इसमें सबसे पहला टाइप हम देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी, जिसको आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो देखिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भैया, सिंपल सिंपल बात है। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, देखिए अर्थव्यवस्था मान लीजिए इस ऐसे घूमते रहती है, कभी बूम करती है, कभी बुस्ट करती है, बूम बस्ट होते रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अर्थव्यवस्था जब बूम पे है, काफी अच्छी स्थिति पे है,
जैसे मान लीजिए यहां है अर्थव्यवस्था, बहुत अच्छे ढंग पे है, तब तो बढ़िया चल रहा है, बूम पर हैं आप, और यहां आ गया तो आप बूस्ट पे आ गए, BUST है ये, बूस्ट, बूस्ट पे आ गए। तो एक बार जब बूम पे है तो भाई कंपनियां क्या कर रही हैं, कंपनियां सबको रोजगार में रख रही है, खूब लोगों को हायर कर रही है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था काफी नीचे चली गई, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट हो ही नहीं रहा, इकोनॉमी काफी निम्न अवस्था में है, इस जगह पे आ गई, तब क्या होगा, वो कंपनी क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी कि कम कर देगी? ऑब्वियसली वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगी, और जैसे ही वो अपना प्रोडक्शन कम करेगी तो लोगों को क्या करेगी, निकालना शुरू करेगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको इस कंडीशन में जॉब आपका समाप्त हो जाएगा, और इस कंडीशन में तो जॉब आपको मिलता रहेगा। तो अर्थव्यवस्था के बूम और बूस्ट होने पर, मतलब अच्छा और बुरा होने पर क्या होता है, आप बेरोजगार हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ही अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजरती है, आप बेरोजगार हो जाते हैं, और उस प्रकार की बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी है। यानी जब चक्र बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तब तो आपके पास रोजगार रहेगा, लेकिन जब चक्र खराब है, जब कुल डिमांड में ही कमी है, तो भाई कंपनियां क्यों प्रोडक्शन करेगी, मांग ही नहीं है, तो क्या होगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, और कुल मांग में लगातार गिरावट होने से आपकी नौकरी जो है वो चली जाएगी, और जब बढ़िया मांग चल रही है तो आपकी नौकरी बनी हुई है। तो एक बार जब अर्थव्यवस्था अच्छे दौर से गुजर रही है तो जॉब आपको मिल रहा है, और एक बार जब अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है तो आप बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार की बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी। आपने देखा यहां पर लिखा भी हुआ है कि 2019-20 में आप देखेंगे तो 2019-20 में क्या हुआ, एक मिनट, 2019-20 में मारुति ने 3000 लोगों को निकाल दिया, श्रमिकों को, क्योंकि कार की बिक्री रुक गई थी। जब उसकी बिक्री होगी तो और बढ़िया बढ़िया लोगों को लेगा। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, यह बेरोजगारी वैसी है कि जैसे देखिए फ्रिक्शनल बेरोजगारी क्या है, मान लीजिए मैं एक जॉब करता हूं ए कंपनी में, ठीक है, यहां पर मुझे बढ़िया नहीं लगा, मैंने यहां छोड़ दिया, और मुझे जाना है, मैं कहां जा रहा हूं, बी कंपनी में। मैंने ट्राई किया, बी कंपनी में हो गया। ये मान लो मैंने 21 जून को छोड़ा था, 21 जून 2021 को मान लो, 21 जून 2021 को छोड़ा, और 21 जुलाई 2021 को मैंने क्या किया, 21 जुलाई 2021 को मैंने दूसरी नौकरी ले ली, दूसरी नौकरी मैंने मान लो ले ली, ठीक है। तो क्या होगा, इस बीच में मैं बेरोजगार हूं, ये वाले काल में 21 जून से 21 जुलाई के बीच में, क्योंकि यहां मैंने नौकरी छोड़ दी है और यहां पर मैं नौकरी पाया हूं, तो इस बीच में मैं बेरोजगार हूं, संक्रमणकालीन अवस्था में मैं बेरोजगार हूं। इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। वह प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान नौकरी खो देने के पश्चात दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा है। क्लियर है? अब आ जाइए, इस प्रकार की रोजगार के लिए क्या है उपाय, कि भाई आप इसके लिए इंफॉर्मेशन मुहैया करा दीजिए कि भाई कहाँ रोजगार उपलब्ध है, जैसे naukri.com वगैरह जो भी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसको अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। लगता है आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सीमांत उत्पादकता है या फिर जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो जीरो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, कंट्रीब्यूशन जीरो है। आपने देखा होगा क्या होता है, खेत में एक आदमी काम कर सकते हैं, वहां क्या कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई विशेष उत्पादन में इजाफा हो जा रहा है, नहीं। क्या करें, अब बाद बाकी जो 9 लोग बचे हैं वो करें क्या, एक दुकान है राशन की, उसमें 5 बच्चे लगे हैं, उनके उस परिवार के पूरे सदस्य लगे हैं, एक आदमी भी चला सकता था, लेकिन उसके लिए 6 आदमी रखा हुआ है। क्यों? इससे क्या कोई प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है? तो प्रोडक्टिविटी में इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या फायदा है, क्या करेंगे वो 5 के 5 बच्चे, बस लगे हुए हैं काम में। ये कहना है। इस प्रकार की चीजें आपको कहां देखने को मिलती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में, जिसमें आपको लगेगा कि उस दुकान के 5 के 5 लोग खूब काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, विजिबल तो होंगे खूब काम कर रहे हैं, लेकिन वो अदृश्य बेरोजगारी है, दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो बेरोजगारी है। क्योंकि एक आदमी भी उतना ही कर सकता था जितना 5 लोग मिलकर कर रहे हैं,
तो बाद बाकी 4 लोगों की जो उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता या कंट्रीब्यूशन है, वो 0 है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, मान लेते हैं कृषि मजदूरों के साथ आपको समस्या देखने को ये मिलती है, या फिर मान लीजिए बैंड बाजा वाले लोग जो होते हैं, जो गाना वाना बजाते हैं, तो सब शादी ब्याह के समय ही चलते हैं। मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, मौसम अगर बढ़िया है, बुआई रोपाई चल रही है कृषि में, तो भाई सबको कृषि जो लेबर्स हैं उनको रोजगार मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। और जैसे ही मौसम कृषि के प्रतिकूल हो गया, अगेंस्ट हो गया, मतलब अब कृषि कार्य नहीं हो सकता, तो क्या होगा, अब सबकी नौकरी गई। तो जब मौसम अनुकूल है तब ठीक है, जब मौसम प्रतिकूल है तब आपकी नौकरी गई। इस प्रकार की बेरोजगारी को आप मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अल्प बेरोजगार या फिर अल्प रोजगार या फिर शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी है भाई कि आपकी जो योग्यता है उसके अनुरूप जॉब नहीं मिलना, उसके अनुरूप जॉब नहीं मिलना, योग्यता के अनुरूप वेतन न होना, या फिर जॉब नहीं मिलना। जैसे आप क्या हैं, आप एमकॉम किए हुए हैं, ठीक है, और आपकी नियुक्ति कैसे हो रही है, चपरासी के रूप में, चपरासी में के रूप में, ठीक है। एमटेक किए हुए हैं और काम कैसा मिल रहा है, बैंक क्लर्क का, तो आपको योग्यता के अनुरूप नहीं मिल रही है, तो आप शिक्षित बेरोजगार है। तकनीकी बेरोजगार क्या है, देखिए तकनीक के आने के कारण क्या होगा भाई, ऑब्वियसली बात है कि तकनीक के आने के कारण क्या होगा, तकनीक के कारण आने के कारण लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि मानव का काम कौन करेगा, मशीन कर लेगा, तो कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि विश्व आर्थिक मंच का एक रिपोर्ट है, इसमें फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, उसमें कहा है कि 2025 तक, ठीक है, क्या होगा, 2025 तक 75 मिलियन श्रमिक अपनी नौकरी खो देंगे। 75 मिलियन जो श्रमिक हैं वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे, खो देंगे मतलब। लेकिन एआई वगैरह में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है या फिर रोबोटिक्स का क्षेत्र है, तो रोबोटिक्स के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में 133 मिलियन जॉब लेकिन क्रिएट होंगे। मशीनों के आने के कारण 75 मिलियन नौकरियां तो चली जाएंगी, लेकिन 133 मिलियन नौकरियां इस क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में क्रिएट होंगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए स्किल जो है वो अपना इनहेंस करना पड़ेगा, तभी जो ये इनकी जो जिनकी नौकरियां जाएंगी वो फिर से इस 133 मिलियन में, 133 मिलियन में शामिल हो पाएंगे, मतलब जॉब ले पाएंगे। उसके लिए क्या होगा, स्किल आपको लाना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल है तो उसको थोड़ा सा कुछ नए टाइप के स्किल लाने पड़ेंगे, और अगर आपके पास इन सब क्षेत्र का स्किल है ही नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मशीन के आगमन से जो बेरोजगारी होती है उसको आप कहते हैं टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी। ओपन या संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है जो आईटी ग्रेजुएट है, कंपनी चाहती है कि उसको जो नौकरी, उसको उसके पास जो नॉलेज हो वो मान लेते हैं कि हो जावा का या एंड्रॉइड का। अब वो जानता है मान लीजिए C++, ये आईटी वाले समझ रहे होंगे। मान लीजिए मैं एक इंजीनियर हूं इलेक्ट्रिकल का, मुझे जानकारी होनी चाहिए किसकी, मोटर बनाने की, और मैं जानता हूं इन्वर्टर बनाने, एक एग्जाम्पल दिया। तो क्या होगा, जो कंपनी जैसा चाहती है वैसी योग्यता उसके पास नहीं है, रोजगार है लेकिन सामने वाले के पास वो योग्यता नहीं है कि उस रोजगार को वो प्राप्त कर सके, ठीक है। क्या होता है, जो जो नियोक्ता है, जो कंपनी के एम्प्लॉयर जो है, ठीक है, और जो रोजगार चाहता है, जो श्रमिक है, उसके बीच क्या होता है, उपलब्ध कौशल के बीच एक असंतुलन उपलब्ध हो जाता है। मतलब जो नियोक्ता है और जो श्रमिक है, नियोक्ता कुछ दूसरे प्रकार की उससे उसमें उसके अंदर क्वालिटी चाहता है, और जो श्रमिक है उसके पास किसी दूसरे प्रकार की क्वालिटी है। वो C++ जानता है, नियोक्ता को चाहिए क्या, नियोक्ता को चाहिए जावा, ठीक है। तो इंप्लॉयर को चाहिए जावा, इंप्लॉय है कैसा, C++ जानने वाला। तो ये कैसा है, मिसमैच है, असंतुलन है।
यही है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, इसमें हम लोग क्या शामिल करते हैं? जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसको बेरोजगारी दर कहते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इनवॉलेंटरी, जो अनैच्छिक बेरोजगार हैं, वो शामिल होते हैं। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये पहले शामिल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इनवॉलेंटरी, जो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हैं, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड, बटा इसमें और क्या होता है? टोटल लेबर फोर्स, पूरे कार्यबल, टोटल लेबर फोर्स गुना 100, गुना 100। अब आप कहिएगा कि चलो टोटल नंबर ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार है, ये मेरे को पता है, ठीक है, जो चाहते हैं काम करना मार्केट रेट पर, बाजार दर पर, प्रचलित दर पर, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये टोटल लेबर फोर्स क्या है? ये टोटल लेबर फोर्स क्या है? तो टोटल लेबर फोर्स बराबर होता है वैसे व्यक्ति जो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हैं, इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयड हैं, प्लस वैसे व्यक्ति जो वर्किंग है। तो टोटल लेबर फोर्स बराबर हो गया वैसे व्यक्ति जो यहां जो निकाला है आपने, जो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हैं, प्लस वैसे व्यक्ति जो वर्किंग है, जो काम कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर है वैसे व्यक्ति जो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हैं, गुना 100 है उधर, बटा वैसे व्यक्ति जो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हैं प्लस वर्किंग भी हैं, तो दोनों का जोड़। तो मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा, मान लेते हैं ऐसा अगर है, तो ऊपर मान लीजिए 100 है, तो नीचे में 100 तो जुड़ेगा, प्लस वर्किंग वाले लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों जगह पे है, यहां पर भी है और यहां पर भी, और गुना 100 करेंगे तो उसको आप बेरोजगारी दर कहेंगे। अब क्या है बेरोजगारी का कारण? क्या है बेरोजगारी का कारण? आप लोग जानते हैं क्या होता है? एक तो है कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए, ठीक है, इन क्षेत्रों में मंदी की स्थिति हो जाए, किसी भी क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, बैंकिंग, कृषि जैसे क्षेत्र में, ठीक है, इन क्षेत्रों में मंदी की स्थिति बनी रहे। जीडीपी में योगदान ये लोग देते हैं, लेकिन मंदी की स्थिति बनी है भाई, डिमांड ही नहीं है, मांग ही नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे? कोविड-19 के कारण भी आपने देखा लोगों की जॉब छिन गई। अब मान लेते हैं कि सामने वाला जो कंपनी है, ठीक है, अब उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? लोगों को हटाएगा ही, कहां से देगा पैसा? ठीक है, इस कारण से भी क्या होती है? बेरोजगारी होती है। स्वैच्छिक बेरोजगारी में वरीयता, इसमें क्या होता है? वेट एंड वॉच। जो जो स्वैच्छिक बेरोजगार हो, सोचते हैं भैया थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, कम वेतन से अच्छा है कि थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं, 5,000 की नौकरी से अच्छा है कि 2-3 महीने इंतजार ही कर लेते हैं, तो वेट एंड वॉच की नीति अपनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बेरोजगारी का कारण क्या है? स्किल का अभाव। जैसी स्किल कंपनी को चाहिए और जैसी स्किल मेरे पास है, इसमें क्या है? मिसमैच है, जैसे आपने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा। तकनीक का अभाव, तकनीक के कारण भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। प्रॉपर उद्योग का अभाव है, उद्योग से अगर अच्छा मैं कहूं तो चलो इंडस्ट्रीज का तो अभाव है ही, इंडस्ट्री जो कौशल चाहती है उसका अभाव है। तो कैसा होना चाहिए? उद्योग जो इंडस्ट्री है और जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेजेस हैं, उनके बीच में तालमेल होना चाहिए कि भाई उद्योग को क्या चाहिए, उसी प्रकार का जो पाठ्यक्रम हो वो कैसा हो, इंस्टीट्यूट का भी हो। इंजीनियरिंग कॉलेज का पाठ्यक्रम अलग लेवल का है और पता चला इंडस्ट्री को कुछ अलग चाहिए, ये दोनों के बीच में एक तालमेल बना रहे, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। व्यवसायिक प्रशिक्षण का अभाव, तो ये सब चीजें हैं, हालांकि सरकार ने इसके लिए बहुत सारी पहले लेकर आई हैं। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। तो हम लोग अगले क्लास में जो है वो थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का देख लेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार की कौन सी पहल थी, जो मैं आपको 5-10 स्कीम बता दूंगा। इनइक्विलिटी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग पब्लिक प्राइवेट गुड्स और मेरिट गुड्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।